रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 8। रुद्र वाधवा जब वापस आते हैं तो आदित्य को वो सारी बात बताते हैं कि मिनिस्टर उससे मिलने को तैयार है। आदित्य कहता है अच्छा है, ज्यादा आनाकानी करता मिलने में तो दिन में ही मैं उससे सारे दिखा देता। डीएसपी तुम रॉकेट को यहाँ पर बुलाओ, मुझे जानना है कि घर पर बाकी सब कैसे हैं। ठीक है, मैं अपने इन्फॉर्मर्स को भेज देता हूँ, रॉकेट तक तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। 1 घंटे बाद रॉकेट आदित्य से मिलने आता है। आदित्य उसे देखकर खुश होता है और कहता है तुमने मेरे गैर हाजिरी में बहुत अच्छे से सब संभाला है। आशी, रेहान और काका सब ठीक है ना? तो रॉकेट ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन भाई एक बात है, वो आशी मैम जिद कर रही थी काशवी मैम से मिलने के लिए, इसीलिए कल वो घर आई थी काशवी मैम से मिलने। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर तेजस पहुंच गया और वो आशी मैम और मुझसे पूछने लगा कि हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, और भी बहुत सारे सवाल। तो आदित्य ने कहा इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो रॉकेट? उस ऑफिसर ने आशी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया। तो रॉकेट ने कहा नहीं भाई, बल्कि आशी मैम ने उस ऑफिसर को परेशान कर दिया। उन्होंने उसे नहीं बताया कि हम दोनों कौन हैं और वहां पर क्या कर रहे थे। आदित्य ने कहा तो फिर तो ठीक है बहन, किसकी है? तुम काशवी से मिले थे, वो कैसी है? तो रॉकेट ने बताया भाई वो बहुत परेशान है, वो आपके लिए काफी फिक्रमंद है, और जब से उस मिनिस्टर का बयान आया है तब से तो वो और भी ज्यादा घबराई हुई है और वो बहुत बेचैन भी है आपसे मिलने के लिए। आदित्य ने धीरे से कहा उससे ज्यादा बेचैन तो मैं हूं उससे मिलने के लिए। तो रॉकेट ने कहा भाई आपने कुछ कहा क्या? आदित्य ने कहा कुछ नहीं, मैं जब तक सीबीआई की कस्टडी में था तब तक तो मैं काशवी से नहीं मिल सकता था, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम घर जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। रॉकेट ने कहा जी भाई, मैं उन्हें 1 घंटे के अंदर ही लेकर आता हूँ। रॉकेट घर पहुंचता है और वो काशवी से कहता है मैम सर ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर काशवी बहुत खुश हुई और उसने चहकते हुए कहा क्या सच में वो मुझसे मिलना चाहते हैं? तो क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, और जल्दी कीजिए, भाई ने आपको बहुत जल्द से जल्द बुलाया है। काशवी ने कहा तो फिर चलिए ना। काशवी और रॉकेट घर से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद तो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जब रॉकेट और काशवी अंदर आ रहे थे तभी उन्हें रुद्र वाधवा रास्ते में मिल गए। काशवी और रुद्र वाधवा ने एक दूसरे को देखा पर लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिए। रुद्र वाधवा ने काशवी को देखकर हल्के से अपना सिर हिलाया और वो आगे की ओर बढ़ गए। काशवी आगे आगे चल रही थी और रॉकेट उसके पीछे पीछे। कुछ दूरी के बाद रॉकेट ने काशवी से कहा मैम इसके आगे आप ही जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर काशवी आगे की ओर बढ़ गई जहां पर आदित्य का बैरक था। आदित्य इस वक्त अपने बैरक में इधर उधर टहल रहा था, वो काशवी के आने का इंतजार कर रहा था। वो खुद से कह रहा था ये काशवी अभी तक आई क्यों नहीं? रॉकेट क्या कर रहा है? वो क्यों काशवी को अभी तक क्योंकि लेकर नहीं आया? मैंने उसे काशवी को जल्द से जल्द लाने को कहा था, लगता है अब इसके भी होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे, तब शायद ये मेरी बात मानेगा। वो बार बार बाहर की तरफ झांक रहा था। इस बार जैसे उसने बाहर की तरफ झांका तो सामने से काशवी आती हुई दिखाई दी। उसको देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक सुकून आया और एक मुस्कान भी। काशवी ने आदित्य को बाहर से जैसे ही देखा उसे भी अब कुछ सुकून था। वो बैरक के बाहर पहुंचती है, हवलदार दरवाजा खोलता है और काशवी अंदर जाती है। काशवी जैसे ही बैरक के अंदर पहुंची तो वो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि अंदर सारी सुविधा मौजूद थी। बड़ी ईटीवी बेड, उसमें एक मोटा गद्दा बिछा हुआ था। काशवी ये सब देखकर हैरान थी। आदित्य काशवी के पास आता है और उससे बहुत प्यार से पूछता है कैसी हो? काशवी आदित्य की ओर देखती है, उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। आदित्य ने जैसे उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसने काशवी के दोनों कंधों से पकड़ा और उसे एक चेयर पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठकर कहता है तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें परेशान किया? बताओ, क्या उस ऑफिसर ने तुम्हें परेशान किया? किसी ने भी तुम्हें परेशान क्यों? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। काशवी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, वो मैं इतने दिन बाद आपको देख रही हूं ना, बस इसीलिए। जब से आप वहां से आए हैं ना तब से कुछ अच्छा नहीं लगता और डर भी लगता है। तो आदित्य ने कहा डर की क्या बात है, घर में बॉडीगार्ड तो मैंने तैनात करवाए हैं ना, और फिर अब तो घर पर मैं नहीं हूं तो तुम पूरे घर पर आराम से अकेली राज करो। मैं जब घर में था तो मैं तुम्हें बहुत परेशान करता था ना, बहुत डांटा था, तुम पर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन अब तो मैं नहीं हूं, तुम पर तो कोई गुस्सा करने वाला भी नहीं है। तुम्हें तो मुझसे डर लगता था ना उस पूरे घर में। तो काशवी ने कहा यही तो अफसोस है ना आदित्य जी, जब पति घर में होता है ना तो पत्नी को किसी चीज से डर नहीं लगता। जब आप थे तो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मुझ पर आप कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, आप मेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था।
ये 5 दिन मैंने आपके बगैर कैसे काटते हैं वो मैं ही जानती हूँ। अदित्या ने काशवी के आंसू को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, हे प्लीज डोंट क्राई। और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है और सूजी हुई भी है? तो काशवी ने कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। अदित्या ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तो काशवी ने कहा, जब से आप आए तब से मैं सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैं कभी अपने घर में भी अकेली नहीं रही, माँ पापा ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा घर में। अदित्या उठा और दूसरी चेयर लाकर काशवी के पास बैठ गया और उसने कहा, तुम्हें डर लगता है, इसी वजह से 5 दिन से नहीं सोई हो? तो काशवी ने एक बार फिर से अपना नाम है सर हिलाया। तो अदित्या ने अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछा, तो फिर क्यों? काशवी ने कहा, डर के साथ साथ आपकी फिक्र भी तो थी ना, कि आप कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। अदित्या ने कहा, तुम तो देख ही सकती हो मैं किस हालत में हूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम्हें भी खुद को अब ठीक रखना है। अदित्या ने काशवी से पूछा, तुम कुछ खाओगी? तो काशवी ने कहा, यहाँ पर। तो अदित्या ने कहा, हाँ यहाँ पर। काशवी ने फिर पूछा, यहाँ अपने मन का कुछ भी खा सकते हैं? मैंने तो सुना था जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो अदित्या ने कहा, खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे पति की बात अलग है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बताओ, कुछ खाओगी? तो काशवी ने ना में अपना सर हिलाया। अदित्या ने उससे पूछा, बहुत परेशान हो गई हो ना तो मेरी वजह से? तो काशवी ने कहा, नहीं अदित्या जी, मैं आपके लिए परेशान हूँ। आप प्लीज जल्द से जल्द घर वापस आ जाइए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। अदित्या ने कहा, तुम फिक्र मत करो, आज रात तुम अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ होगा। काशवी ने उससे पूछा, लेकिन ये कैसे होगा, आप तो जेल में है ना? तो अदित्या ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा ना, आज रात मैं तुम्हारे साथ होगा, बस आज रात मेरे आने का इंतजार करना। काशवी ने कहा, पक्का आप आएंगे ना? अदित्या ने काशवी का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर कहा, वादा करता हूं मैं जरूर आऊंगा और मैं अपने वादे तोड़ता नहीं। काशवी ने कहा, फिर मैं आपका इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी आइएगा। काशवी अपनी चेयर से उठी, वो आगे बढ़ी ही थी कि अदित्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। काशवी ने पीछे पलटकर उससे पूछा, क्या हुआ अदित्या जी? उसने कहा, मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? काशवी का, लेकिन मुझे जाना तो होगा ना। ठीक है जाओ। काशवी मुड़ के जाने लगी तो अदित्या ने उसको फिर से बुलाया, काशवी। काशवी ने फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा तो अदित्या ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो काशवी ने कहा, हाँ पूछे ना, क्या पूछना चाहते हैं? वो मैं तुमसे, वो क्या? तुम अदित्या अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, अभी नहीं, मैं जब घर आऊंगा तब। काशवी फिर आगे बढ़ गई। अदित्या ने एक बार फिर से आवाज लगाई, काशवी ने फिर उसकी तरफ मुड़ती है। अदित्या धीरे कदमों उसके पास जाता है। उसने काशवी के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और उसके माथे पर एक किस की, जिस पर काशवी की आंखें बंद हो गई। अदित्या ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, शाम को मेरा इंतजार करना, अब जा सकती हो तुम। काशवी ने एक नजर आदित्य की तरफ देखा, उसको गौर से देख रही थी। उसको कुछ देर यूं ही देखने के बाद काशवी ने अपनी नजरें नीचे की। अदित्य उसको एकटक देख रहा था और उसके चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कान थी। काशवी इस बार आगे बढ़ गई और अदित्य ने भी इस बार उसे नहीं रोका। वो मन में कह रहा था, काश ये पल कभी खत्म ही ना होता, बस यूं ही तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत देर नहीं है अब हमें मिलने को। मिनिस्टर अदित्य से मिलने आते हैं। रुद्र वाधवा उन्हें अदित्य की सेल में लेकर आते हैं। मिनिस्टर जैसे ही अंदर आए, अदित्य ने उन्हें नजर उठाकर देखा और कहा, और मिनिस्टर बैठो, मेरे टेम्पररी घर में तुम्हारा स्वागत है। ये बात उसने अपनी बहुत ही भारी आवाज में कही। मिनिस्टर ने कहा, लेकिन आपने हमें बुलाया क्यों है? अदित्य ने कहा, मैंने वो न्यूज़ देखी जिसमें आप मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो सोचा अपने सामने बिठाकर तुमसे अपनी तारीफ करवाऊं। हाँ तो मिनिस्टर, तुम क्या कह रहे थे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कानून मुझे उसकी सजा देगा? यानी कि मैंने तुम्हारी पार्टी को फंडिंग भी अच्छी खासी की है, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि तुम तो आस्तीन के सांप हो, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हो। उसकी बात सुनकर मिनिस्टर घबरा गया और उसने दांत दिखाते हुए मक्कारी से कहा, नहीं नहीं अदित्य साहब, बात ऐसी नहीं है। अरे वो तो मीडिया को ऐसा बोलना पड़ता है अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं आपके खिलाफ जाऊं। अदित्य ने कहा, अपनी नौटंकी बंद करो और मेरा एक काम करो। मिनिस्टर ने कहा, हाँ बोलिए ना, आपका हुक्म सर। आंखों पर, आज रात मुझे मेरे घर जाना है, उसका इंतजाम करो। मैंने डीसीपी रुद्र वाधवा को बोल दिया है, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं ताकि बाद में अगर कोई बात हो तो तुम संभाल लो। मिनिस्टर ने कहा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता, आप तो पुलिस कस्टडी में, इस तरीके से आप अपने घर कैसे जा सकते हैं? तुम भी एक दिन जेल में थे, तुम्हें छुड़ाकर लेकर गया था, याद है ना? आधी रात को, वो भी नामुमकिन सा ही था।
लेकिन मैंने किया था, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अब जितना कहा है उतना करो। मैंने कहा मुझे घर जाना है तो जाना है। मिनिस्टर ने कहा लेकिन आपको इतनी जल्दी में घर क्यों जाना है? आदित्य ने कहा अब मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी बेहद मासूम बीवी है और घर में मेरी बीवी अकेली है और उसको अकेले में डर लगता है, इसीलिए मुझे घर जाना है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें तो कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। मिनिस्टर ने कहा ठीक है, आप अपने घर शाम को चले जाइएगा, लेकिन इसकी खबर कानो कान किसी को भी ना हो। आदित्य ने कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, बाकी सारे इंतजाम मैंने कर लिए हैं। मैं तुम्हें बता रहा था ताकि तुम अपनी कुर्सी बचा सको। मैं नहीं चाहता था कि डीसीपी रुद्र वाधवा पर किसी भी तरीके का कोई भी इल्जाम आए। मिनिस्टर ने कहा ठीक है, तो क्या मैं चल सकता हूं? आदित्य ने कहा अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मुझे ना पार्टी ऑफिस जाना है, बहुत काम है। मैं फिर किसी दिन आप सबके घर में मिलने आऊंगा, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए। ये सारी बातें मिनिस्टर बहुत ही डरी हुई सी आवाज में कह रहा था और आदित्य उसका डर समझ रहा था। आदित्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा जाओ मिनिस्टर, तुम भी क्या याद रखोगे? काशवी आज बहुत खुश थी। वो शाम होने का इंतजार कर रही थी कि कब आदित्य घर में आएगा। काशवी खुद में ही कहती है 5 दिन हो गए आदित्य जी को घर से गए हुए, उन्होंने 5 दिन से घर का खाना भी नहीं खाया है। मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाने में उसे काफी देर लग गई थी। शाम के 7 बजे बज रहे थे। काशवी ने कहा खाना तो मैंने बना दिया, लेकिन मेरा हुलिया कैसा हो गया है? आदित्य जी आएंगे तो क्या मैं उनके ऐसे सामने जाऊंगी? काशवी अपने कमरे में जाती है और कबर्ड खोलती है। वो अपने लिए एक लाइट पिंक साड़ी निकालती है और उसे चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है और शीशे के सामने खड़ी होती है और तैयार होने लगती है। उसके तैयार होते होते अब रात के 8 बजे बज गए होते हैं। समय जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, काशवी का इंतजार का सब्र वैसे वैसे खत्म हो रहा था। तेजस अपने ऑफिस में बैठा था और ऑफिसर सुब्रमण्यम उसके सामने बैठे थे। ऑफिसर सुब्रमण्यम तेजस से कहते हैं सर, मुझे ना क्राइम ब्रांच ज्वाइन करे हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन इतना पेचीदा केस मैंने आज तक नहीं सॉल्व किया। मतलब हमारे पास आदित्य प्रताप सिंह पर शक करने के हर एक वजह है। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते कि वो गैरकानूनी धंधे करता है, लेकिन जब भी हम छानबीन करने जाते हैं उसके खिलाफ तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जो सबूत हमें मिले थे अब तो उनका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलती नहीं है। आदित्य प्रताप सिंह के सारे बिजनेस वाइट में होते हैं, उसके अकाउंट भी बिल्कुल क्लियर है। हम ये भी जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसके खिलाफ बयान भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं जुटा पा रहे? तेजस ने कहा वही तो प्रॉब्लम है ना सुब्रमण्यम जी। ये आदमी बहुत टेढ़ी चीज है। 16 साल की उम्र में ये अंडरवर्ल्ड में आ गया था और 8 साल से अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। और आज तक उसने जितनों का भी कत्ल किया है, हम तो ये तक नहीं साबित कर सकते कि उनका कत्ल आदित्य प्रताप सिंह ने ही किया है। जबकि अंडरवर्ल्ड में पूछताछ पर यही पता चला है कि अंडरवर्ल्ड में जितने भी माफिया या गुंडों के कत्ल हुए हैं वो मोस्टली आदित्य प्रताप सिंह ने किए हैं। ऑफिसर सुब्रमण्यम कहते हैं ऐसे तो हमारे हाथ वाकई कुछ नहीं लगने वाला, ऊपर से मीडिया और मिनिस्टर्स का प्रेशर, और फिर वो आदित्य प्रताप सिंह को हम 2 या 3 दिन से ज्यादा उसे जेल में भी नहीं रख सकते। तेजस ने कहा फिलहाल तो अभी हमें उसके घर वालों पर नजर रखनी है, कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा उसके खिलाफ। हम सीबीआई वाले हैं, ऐसे हार नहीं मान सकते। ऑफिसर सुब्रमण्यम ने कहा बिल्कुल सर। राका और ऋषभ इस वक्त एक गैरकानूनी अड्डे पर बैठे थे। राका इस वक्त काफी गुस्से में था और ऋषभ से कहता है हमने इतने सबूत सीबीआई तक पहुंचाए, हमने गवाह खड़े कर दिया आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ जेल में है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ है और पुलिस को भी खोजबीन में कुछ नहीं मिलता। इसके बावजूद उसने 16 साल से हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है इसी अंडरवर्ल्ड में रहकर, लेकिन जब उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की बात आती है तो वो सीबीआई का दिमाग भी खराब करके रख सकता है। ऋषभ ने कहा समस्या तो इसी बात की है, और जो ऑफिसर उसका केस हैंडल कर रहा है ऑफिसर तेजस, उसने ना जाने कितने केस आज तक सॉल्व किए हैं। बहुत ही कम उम्र में उसने पेचीदा से पेचीदा केस सॉल्व किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा तो खून खौल रहा है ये सब देखकर। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि राका को एक कॉल आती है। राका फोन रिसीव करता है, उधर से किसी ने कुछ कहा और राका ने कहा क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उसको ऐसा कहता देख ऋषभ उससे पूछता है क्या बात है राका?
इस वक्त 9:30 बज रहे थे। काशवी अदित्या का इंतजार कर रही थी। कब आएंगे अदित्या जी? 9:30 बज गए हैं और कितना देर करेंगे? तभी उसे डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। लगता है अदित्या जी आ गए। इतना कहकर काशवी दौड़कर दरवाजा खोलने गई। काशवी ने दरवाजा खोला तो सामने आधे खड़ा था, उसके पीछे 6-7 पुलिसकर्मी भी थे। काशवी ने जैसी अदित्या को देखा उसके चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई और वो बस अदित्या को ही देखती रही थी। अदित्या भी बस एकटक काशवी को ही देख रहा था। पिंक साड़ी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी कि अदित्या उससे नजर ही हटा पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसको एहसास होता है कि इस वक्त वो घर के बाहर है जहां पर सब लोग उसको और काशवी को ही देख रहे हैं। अदित्या ने उससे कहा, अब क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? काशवी अपने होश में आती और कहती, हाँ आइए ना। सारे पुलिस वाले बाहर खड़े हो जाते हैं और अदित्या अंदर आता है। काशवी दरवाजा बंद करती है। अदित्या आगे बढ़ा तो काशवी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाती है। अदित्या ने कहा, घर में कोई नहीं है, पता नहीं तुमने 5 दिन कैसे कटे यहाँ पर। वैसे तुम क्या कर रही थी? तो काशवी ने कहा, कुछ नहीं, बस आपका इंतजार। काशवी के ऐसा बोलने पर अदित्या काशवी की ओर देखने लगा और काशवी अपनी कही बात पर इधर उधर देखने लगी। अदित्या ने कहा, तो मेरा इंतजार कर रही थी तुम, क्यों? तो काशवी ने कहा, यह कैसा सवाल हुआ, क्यों? इतने दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूं तो आपका ही इंतजार करूंगी ना। अदित्या ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। काशवी ने उससे कहा, अदित्या जी मैंने आपके लिए खाना बनाया है, चलिए खाना खाते हैं। काशवी डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगी और अदित्या उसके पीछे पीछे। अदित्या जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। उसने जब देखा कि डाइनिंग टेबल में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं तो आधे ने काशवी पर गुस्सा होते हुए कहा, तुमने फिर से आज इतना सब बनाया? आज तो घर में सर्वेंट भी नहीं थे, तो क्या ये सब तुमने अकेले बनाया? उसकी बात सुनकर काशवी ने अपना सर नीचे कर लिया। अदित्या ने फिर एक बार पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, तुमने ये सब अकेले बनाया? तो काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया। अदित्या उठकर काशवी के पास जाता है और उसके कंधों को पकड़कर बहुत आहिस्ते और प्यार से कहता है, क्या जरूरत है इतना सब बनाने की? क्यों तुम अपने आप को इतना परेशान करती हो? तुम कुछ सिंपल सा भी तो बना सकती थी ना। तो काशवी ने कहा, ऐसे कैसे? आप इतने दिन बाद घर आ रहे थे, मैं ऐसे कैसे आपके लिए कुछ भी बना देती? काशवी, मुझे कोई भी चीज अच्छी कैसे लग सकती है जो तुम्हें तकलीफ देती हो, तुम्हें परेशान करती हो? ध्यान से सुनो, आइंदा से कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए इतना सब बनाने की। तुम मेरे लिए जो भी प्यार से बनाओगी मैं खा लूंगा। अदित्या ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर बैठाता है और खुद उसके बगल की चेयर पर बैठ गया। अब अदित्या ने खाने की प्लेट पर खाना सर्व किया और पहला निवाला तोड़कर काशवी की ओर बढ़ाया। तो काशवी ने अपना सरना में हिलती है और कहा, पहले आप खाइए। अदित्या ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुमने बनाया इसलिए पहले तुम ही खाओगी। चेहरा देखा है अपना, कितना थका हुआ लग रहा है और मुझे पता है तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए पहले तुम ही खाना खाओगी। लेकिन अदित्या जी ये सब मैंने आपके लिए। तो अदित्या ने हल्के गुस्से में कहा, हम तो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, चुपचाप खाओ। उसकी बात सुनकर काशवी अपना मुंह खोलती है और अदित्या उसको अपने हाथ में पकड़ा निवाला खिलाता है। अदित्या उसे दूसरा निवाला खिलाने वाला होता है कि काशवी ने उसके हाथ से कौर लिया और उसको खिलाया। एक निवाला काशवी अदित्या को खिला रही थी और एक निवाला अदित्या काशवी को। ऐसे करते करते दोनों का खाना खत्म होता है। काशवी जब खड़ी होती है तो अदित्या ने देखा कि काशवी के पैरों पर स्वेलिंग थी। अदित्या समझ गया कि ये ज्यादा देर किचन में खड़े होने की वजह से है। अदित्या ने काशवी को अपनी गोद में उठाया। उसके अचानक ऐसा करने से काशवी ने कहा, अदित्या जी आप ये क्या कर रहे हैं? अदित्या ने कहा, तुमने तो अच्छी पत्नी वाले काम कर लिए, अब एक अच्छे पति का फर्ज मुझे भी तो निभाने दो। अदित्या काशवी को गोद में उठाए हुए ही अपने कमरे तक लेकर जाता है और उसे बेड पर बिठाता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। काशवी इस वक्त अदित्या को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। अदित्या ने जब देखा कि काशवी एकटक से ही देख रही है तो उसने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? काशवी उसको कहती है, थैंक यू अदित्या जी। काशवी का थैंक यू कहना अदित्या को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, थैंक यू, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे लिए? थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए, काशवी ने कहा। अदित्या उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराया और उसने कहा, आर यू मैड? भूल गई क्या कि हमारी शादी कैसे? तो काशवी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अदित्या से कहा, यस आई एम। ऐसा कहते वक्त काशवी अदित्या की आंखों में ही देख रही थी। उसने फिर कहा,
अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आप मेरी जिंदगी में नहीं होते, मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनती। थैंक यू आदित्य जी, मुझे खुद की जिंदगी में शामिल करने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और इसे एक नया रूप देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, सब चीज के लिए थैंक यू। आदित्य तो जैसे काशवी में कहीं खो ही गया ये सब सुन के, और ये कहते ही काशवी आदित्य के सीने से जो लगी और उसने आदित्य को कसकर हग कर लिया। आदित्य ने भी उतनी ही कसकर उसे अपने सीने से लगाया। आदित्य काशवी को सीने से लगाए खड़ा था। वो कुछ देर उसे यूं ही सीने से लगाए खड़ा रहा। कुछ देर बाद काशवी उससे अलग होती है तो आदित्य उसके चेहरे को ध्यान से देखकर पूछता है, लेकिन मैं तो तुम्हें बुरा लगता था ना, तभी तो तुम कहती थी कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी, ना ही कभी प्यार करोगी। काशवी ने कहा, मुझे याद है, लेकिन आपने मेरे पास कोई वजह छोड़ी नहीं आपको ना अपनाने की। हमारी शादी के वक्त भले ही वो मुझे आपकी जबरदस्ती लग रही थी, लेकिन आज मैं जब ये सोचती हूं तो लगता है कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती, शायद सच में मैं कभी आपको ना अपनाती। जब आपने मुझसे शादी की और जब मैं आपके साथ रहने लगी तब मैंने आपको जाना और बस धीरे धीरे करके आपकी ही होती चली गई। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं इस शादी को कब मानने लगी, कि ये शादी मेरे लिए कब इतनी जरूरी बन गई, कब आप मेरे लिए जरूरी बन गई। जब आप पास नहीं होते तो हमेशा बेचैनी सी रहती है, बस मैं हमेशा आपको अपने पास देखना चाहती हूँ। आदित्य जी, आपको ऐसा लगता था कि माँ पापा ने मेरी शादी ऋषभ जी से तय की थी, क्योंकि मेरे से शादी उनसे होने वाली थी, इस वजह से मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था आदित्य जी, मैंने ऋषभ जी से कभी प्यार नहीं किया। आदित्य ने जैसे काशवी के मुंह से ये बात सुनी वो दंग रह गया और काशवी को गौर से देखने लगा। काशवी ने जब देखा कि आदित्य उसे ही एकटक देख रहा है तो उसने आगे कहा, जानती हूँ ये बात सुनकर आप एकदम हैरान है, लेकिन ये सही है कि मैंने कभी उनसे प्यार नहीं किया। हाँ, मेरे कदम भले ही उनकी तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी उनसे, और कहीं ना कहीं मुझे उन्हें अपनाना था। मैं उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी क्योंकि माँ पापा ऐसा चाहते थे और ऋषभ जी में भी कोई बुराई नहीं थी, वो एक अच्छे इंसान थे। इसीलिए मुझे भी उनसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे माँ पापा का फैसला अपने लिए सही लगा, लेकिन मैंने कभी उनके लिए वैसा फील नहीं किया जैसा मैंने आपके साथ रहकर किया है, आपके लिए किया है। आपको ऐसा लगा कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूं क्योंकि आपने हमेशा मुझे उनसे अच्छे से बात करते हुए देखा था, उनकी तरफ कदम बढ़ाते देखा था, तो आपको ऐसा लगा। लेकिन नहीं आदित्य जी, मैंने कभी उनसे प्यार नहीं किया। उनके लिए एहसास मैं चाहकर भी अपने दिल में उनके लिए नहीं जगा पाई, जो ना चाहकर भी आपके लिए खुद ब खुद जग गए। और शायद उस रात इसीलिए मुझे आपका अपने करीब आना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो मन से पूरी तरीके से आपकी हो चुकी थी। आदित्य काशवी को बहुत ध्यान से देख रहा था, वो काशवी से अपनी नजर ही नहीं हटा रहा था और उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इसीलिए जब आपने सुबह मुझसे माफी मांगी थी तो मुझे बुरा भी बहुत लगा था। इतना कहकर काशवी थोड़ा दुखी होकर आदित्य के बगल से जाने लगी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। काशवी पीछे घूमी, आदित्य ने उसे अपने करीब किया और उसके कमर पर अपने हाथ रखे। तुमने क्या सच में उस ऋषभ से प्यार नहीं किया? क्या वो तुम्हारा पहला प्यार नहीं है? काशवी ने कहा, नहीं आदित्य जी, ऋषभ जी ना मेरा प्यार थे और ना है। काशवी ने आदित्य के गालों पर अपने हाथ रखे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको बहुत तकलीफ होती थी ना जब आप मुझे ऋषभ जी के साथ देखते थे और ये सोचते थे कि मैं उनसे प्यार करती हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो आप हैं आदित्य जी। उस दिन नशे की हालत में आपने मुझे अपने दिल की बात बताई कि क्यों आपने मुझसे शादी की, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे, है ना कि किसी बदले के लिए। और मुझे पता है कि आप खुद भी अपनी फीलिंग्स को नहीं पहचान पाए। आप मेरे लिए क्या फील करते थे उन एहसासों को जान ही नहीं पाए। आप मुझे बस खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे इस तरीके से अपने साथ रखा। आपको ये सोचकर तकलीफ होती थी कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूँ और क्यों मैं वो प्यार आपसे नहीं कर सकती। ये बात आपको कितनी तकलीफ देती थी, इसलिए आज मैं आपको सब बता रही हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती अब आप किसी भी सोच में या किसी भी तकलीफ में रहे। आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, तुम आगे कुछ और नहीं बोलोगी? मैं नहीं जानता कि तुमने उससे प्यार किया या नहीं, लेकिन आज तुम्हारा प्यार पाने का हक सिर्फ मेरा है और तुम्हें प्यार करने का भी हक सिर्फ मेरा है। हाँ काशवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो बात मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया उसे खुद महसूस करने के लिए, मुझे समझने के लिए थैंक यू। क्योंकि सच में मैं कभी तुमसे ये नहीं कह पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे बिना कहे तुम समझ गई। काशवी, सच में बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे, इतना कि सारी हदें भी मैंने पार की है।
तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हें ही तकलीफ दी है, लेकिन अब नहीं, अब से हमारे बीच प्यार होगा, सिर्फ प्यार। आदित्य ने आगे बढ़कर काशवी के होठों पर अपने होठ रखे और उसे डीप किस करने लगा। काशवी भी आज आदित्य को किस कर रही थी। कुछ देर की किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो आदित्य उससे अलग हुआ। अलग होते काशवी पीछे की तरफ पलट गई। आदित्य ने उसको काशवी से कहा, उस दिन हमारे बीच जो हुआ वो नशे की हालत में हुआ था, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरे होश में अपनाना चाहता हूँ, जहां सुबह उठकर मेरे मन में कोई गिल्ट ना हो कि मैं बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हारे करीब आया। काशवी, आज मैं पूरे होश में तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? काशवी ने आदित्य के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं तो पूरी तरीके से आपकी हो चुकी हूँ आदित्य जी। आदित्य ने काशवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। आज रात हम अपनी सारी दूरी मिटा देते हैं काशवी, जहां कोई तीसरा नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम होंगे। इतना कहते ही आदित्य ने एक बार फिर अपने होंठ काशवी के होठों से लगा दिए और उसे किस करने लगा। काशवी की नजर इस पर झुकी हुई थी। आदित्य ने कहा, जब तुम मेरे करीब होने से अपनी नजरें झुका लेती हो ना, तो और भी प्यारी लगती हो और मेरा प्यार तुम्हारे लिए दुगना हो जाता है। काशवी आदित्य को धक्का देकर पीछे पलटकर जाने लगी तो आदित्य ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचकर कहा, आज नहीं काशवी, आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आदित्य ने काशवी को अपनी गोद में उठाया और धीरे से उसको बेड पर लिटा दिया। उसने काशवी के माथे पर एक किस की और कहा, थैंक यू काशवी, मुझे अपनाने के लिए। तुम्हारी लाइफ में जितना गलत होना था हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। आदित्य ने काशवी के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों पर किस किया और हाथों से किस करते करते उसके गले पर किस करने लगा। उसने काशवी के साड़ी का पल्लू धीरे से नीचे किया, उसके कंधे पर किस करने लगा। काशवी ने आदित्य के गालों को छुआ और उसके माथे पर किस की, फिर उसके गालों पर। आदित्य काशवी को बहुत इंटेंस तरीके से देख रहा था। उसने काशवी को अपने बेहद करीब कर लिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फर्श में थे। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुके थे। इस वक्त रात के 2 बजे बज रहे थे। आदित्य काशवी को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। काशवी जग रही थी। आदित्य ने काशवी से कहा, तुम्हें सोना नहीं है? काशवी ने कहा, अगर मैं सो गई तो रात जल्दी बीत जाएगी और आप सुबह चले जाएंगे। मैं सोकर एक भी पल गंवाना नहीं चाहती। आदित्य ने कहा, लेकिन तुमने इतना काम किया है, तुम थक गई होगी, दिन भर तो इधर से उधर दौड़ती रहती हो, और फिर तुम 5 दिनों से ढंग से सोई भी तो नहीं। अब सो जाओ काशवी। आदित्य ने और कस के उसके कंधे पर अपनी पकड़ बनाई और उसे टाइटली हग करके कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाइए, मैं अब और आपसे दूर नहीं रह सकती। आदित्य ने उसके माथे पर किस करके कहा, बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा और अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आदित्य मन में कहता है, तुम नहीं जानती काशवी कि आज तुमने अपनी कही बातों से मुझे कितनी खुशी दी है कि तुमने कभी उस ऋषभ से प्यार नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं सोचता हूं कि अगर गलती से भी तुमने उससे शादी कर ली होती तो आज तुम्हारी जिंदगी क्या होती। उसे तो मुझे वैसे भी सजा देनी है। उसने जो करने की कोशिश की थी ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य ने काशवी से कहा, अगर तुम्हारी शादी उस ऋषभ से हुई होती तो तुम आज उससे प्यार करती ना? काशवी ने कहा, शायद, लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आज यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। अब आप ऋषभ जी की बातें करना छोड़ दीजिए। अब मेरी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं। आदित्य ने कहा, और मैं आने भी नहीं दूंगा उसे तुम्हारी जिंदगी में। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। आदित्य ने काशवी से कहा, पता है काशवी, जिस दिन मैं कस्टडी में था, मैं उस दिन से तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन था। काशवी ने कहा, मैं भी तो आपसे मिलने ना मिलने के लिए बेचैन थी। आदित्य ने कहा, लेकिन तुम्हारी और मेरी बेचैनी में अंतर था। मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मेरे अंदर बहुत सवाल थे जो मैं तुमसे करना चाहता था। कैसे सवाल? आदित्य जी, काशवी ने पूछा, ये है कि अब तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती थी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? इन्हीं सब में मैं उलझा हुआ था। काशवी ने कहा, अब तो आपको पता चल गया ना कि मुझे आपसे कितना प्यार है। अब तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? हाँ, सारे जवाब मिल गए बिना किसी सवाल के। आदित्य ने काशवी से कहा, अब चलो सो जाओ, और आज तो मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें तो सुकून की नींद आनी चाहिए। आदित्य काशवी के सर पर हाथ पर फेर रहा था। दोनों ने कुछ देर बातें की और बातें करते करते काशवी को भी नींद आ गई। काशवी तो सो गई, लेकिन आदित्य अभी भी जग रहा था। सुबह के 6 बजे बज रहे थे जब खिड़की से आती धूम आदित्य की आंखों में लगी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने अपने हाथ फैलाने चाहे तो काशवी
उसके हाथों के ऊपर लेटी हुई थी। वो काशवी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अपनी बाहों में लेटी हुई काशवी को देखकर अदित्या के चेहरे पर एक सुकून था। अदित्या ने आगे बढ़कर काशवी के माथे पर किस किया। कितने सुकून से सो रही हो तुम, तुम्हें जगाना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, मुझे जाना है। अदित्या काशवी के चेहरे की तरफ थोड़ा झुका। काशवी सुबह हो गई, उठ जाओ। काशवी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उसने फिर से काशवी की आवाज लगाई, काशवी उठो ना। अदित्या की आवाज सुनकर काशवी भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अदित्या का चेहरा उसके बेहद करीब था। गुड मॉर्निंग, अदित्या ने उसे प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग अदित्या जी, काशवी ने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा। जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, मुझे जाना है। अदित्या के मुंह से ये सुनकर काशवी उदास हो गई। अदित्या ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुमको कहा है ना कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, तो उदास क्यों हो गई? अब जल्दी उठो, रेडी हो जाओ। काशवी ने कहा, मैं ऐसे कैसे उठ सकती हूँ? अदित्या ने कहा, 1 मिनट। वो उठकर गया और कबर्ड से एक शर्ट लाकर काशवी को दी और कहा, इसे पहन लो, मैं बालकनी में जा रहा हूँ। अदित्या बालकनी में चला जाता है और काशवी वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो अदित्या भी बालकनी से रूम में वापस आया। अदित्या उसके पास गया, उसने काशवी का हाथ अपने हाथ में थमा और कहा, अभी मुझे जाना है लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखोगी और बिल्कुल भी खुद को लेकर लापरवाही नहीं करोगी। बहुत जल्दी घर वाले भी सब वापस आ जाएंगे, मैं उन्हें आने को कह दूंगा। काशवी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। अदित्या ने उसके आंसू साफ किए। प्लीज काशवी, ऐसे मत रो, मुझे तुम्हारे आंसू कहीं ना कहीं कमजोर बना देते हैं। काशवी ने कहा, जाने से पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप बहुत जल्दी वापस आएंगे। अदित्या ने उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर कहा, प्रॉमिस। अब चले नीचे। काशवी ने अपना सर हाँ में हिलाया। हम। अदित्या ने काशवी का हाथ थामा और वो दोनों नीचे आए। दोनों दरवाजे के पास खड़े थे। अदित्या ने एक बार फिर काशवी के माथे पर किस किया और कहा, पता है ना, अपना ध्यान रखना है और मेरे जाने के बाद रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। काशवी अदित्या के सीने से जा लगी और उसने उसे टाइट हग किया। अदित्या ने उसकी पीठ पर अपने हाथों की मजबूत पकड़ बनाई। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे कि तभी दरवाजा नॉक होता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अदित्या जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। वो डीसीपी सर का कॉल आया है, अब आपको जल्दी ही पुलिस स्टेशन चलना होगा। अदित्या ने कहा, हम चलो। उसने एक बार पीछे पलटकर काशवी की तरफ देखा और फिर वहां से निकल गया। अदित्या जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके चेहरे पर आज बहुत खुशी थी। रुद्र वाधवा जब उसकी सेल में पहुंचे तो उन्होंने उसके चेहरे पर खुशी देखी तो उससे पूछा, क्या बात है अदित्या, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अदित्या ने कहा, डीसीपी, वो सच में मुझसे प्यार करती है और तुम्हें पता है उसने मुझसे ये भी कहा कि उसने कभी उस ऋषभ से प्यार नहीं किया। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। रुद्र वाधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिससे तुम इतना प्यार करते हो वो लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जिसके लिए तुम इतना सब कर रहे हो कि अपनी इतने सालों की बनाई गई रेपुटेशन और दौलत को भी दांव पर लगा दिया। एक बार भी अपने लिए नहीं सोचा तुमने। अदित्या ने कहा, मैंने भी कभी कहाँ सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना सब करूंगा, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो शायद अपनी परवाह भी नहीं करते। रुद्र वाधवा ने कहा, कब तक तुम ये बात सबसे छुपाओगे? अंडरवर्ल्ड के दूसरे लोग और खुद तुम्हारे भाई रेहान से ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहने वाली कि तुम यहाँ पर हो क्यों हो। वो बहुत अच्छे से जानता है कि तुम अपना काम कितनी होशियारी से करते हो। पुलिस तो कभी भी तुम्हारे काम करने के तरीके कुछ सोच भी नहीं सकती, सिर्फ मेरे अलावा। अदित्या ने कहा, अभी ये राज ही रहना चाहिए। पहले मैंने जो प्लान किया है वैसा तो होने दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अदित्या ने कहा, वैसे मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था, वो काम हुआ या नहीं? हो गया है, मैंने कल रात ही राका तक ये बात पहुंचा दी थी। अब तक तो वो बौखलाया हुआ होगा और उसके साथ वो ऋषभ भी। अदित्या ने कहा, काश कि मैं उन लोगों के वो चेहरे देख सकता तो मेरी खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। डीसीपी, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। मैंने काशवी को वादा किया है कि मैं बहुत जल्दी घर वापस आऊंगा। रुद्र वाधवा ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं। जब पति बीवी की बात नहीं मानते तो पत्नियां क्या हाल करती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बीवी के बाद तो तुमको माननी पड़ेगी, फिर चाहे तुम अदित्या प्रताप सिंह ही क्यों ना हो। मैं आज ही तुम्हारे वकील से बात करूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मुझे उस राका और ऋषभ को भी अच्छा सबक सिखाना है। रुद्र वाधवा ने कहा, लेकिन तुम्हें तो जो करना था वो तो तुम कर चुके, अब तुम क्या करना चाहते हो?
अदित्या ने कहा, नहीं डीसीपी, वो ऋषभ अभी भी काशवी को मुझसे छीनना चाहता है। वो काशवी को मुझसे अलग करना चाहता है। इसकी सजा तो मैं उसको दूंगा ही, और साथ साथ मैं उस राखा को भी मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा जिसके साथ मिलकर ऋषभ ये सब कर रहा है। अदित्या ने रुद्र वाधवा से पूछा, ये ऋषभ राका से कब मिला? उसका जवाब देते हुए रुद्र वाधवा ने कहा, तुम्हारा जो शक था वो सही था। ऋषभ जितने भी काम कर रहा था वो राका के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब तक ऋषभ को भी ये नहीं पता था कि वो जितने काम कर रहा है वो राका के लिए कर रहा है। अदित्या ने कहा, तो ये बात है। वैसे अब मुझ पर ज्यादा खतरा नहीं है, मैं अपने परिवार वालों को वापस बुला रहा हूं और सीबीआई भी अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। रुद्रा वाधवा ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते हो ऑफिसर तेजस बहुत टेढ़ी चीज है। इस केस में उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शायद तुम्हारे परिवार के वापस आने पर वो फिर से उन्हें परेशान करना शुरू कर दें। अदित्या ने कहा, जो भी है वो सब मैं देख लूंगा, क्योंकि अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है, तो मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा इस ऑफिसर तेजस को काफी डेयरिंग इंसान है। मेरे बारे में इतना सब जानने के बावजूद वो मुझसे डरा नहीं और केस उसने एकदम साफ सुथरे तरीके से ही हैंडल किया। काफी ईमानदार लगता है। हाँ वो तो है, मैंने भी आज तक उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुना, तभी ये केस उसके हाथों में दिया गया था। रुद्र वाधवा ने अदित्या को जवाब देते हुए कहा, लेकिन अब अगले स्टेप क्या लेना है? तुम्हारे सारे दुश्मन तो इस वक्त बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। अदित्या ने कहा, अब यही सही समय है अपना अगला स्टेप लेने का। राका के सामने इस वक्त उसके कुछ आदमी खड़े थे। ऋषभ भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। राका ने अपने आदमियों से कहा, हमारा सारा माल पकड़ लिया गया है, हमारे गोडाउन्स में छापा पड़ा है और पानी के जहाज से जितना भी सामान दूसरे देशों में जा रहा था वो भी रास्ते से पता नहीं कहां चला गया। तुम लोगों का ध्यान कहां है? कुछ पता है तुम लोगों को कि काम कैसा चल रहा है? प्रोग्रेस कहां तक है? नहीं, तुम सबको तो लापरवाही करने से फुर्सत नहीं है। जो शिप गायब हुई है उसमें पूरे 200 करोड़ का माल था। मैंने इस वक्त वो माल इसलिए भेजा था क्योंकि अदित्य प्रताप सिंह जेल में है और मैं आसानी से माल दूसरे देश पहुंचा देता। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐन वक्त में वो शिप गई तो गई कहां। अपने जितने भी जासूस हैं सब लगा दो ये पता करने में कि शिप गई कहां पर है और गोडाउन पर छापा पड़ा है, तो इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों तक पहुंचाई किसने है? ऋषभ राका से कहता है, लेकिन तुम तो अपना सारा काम बहुत होशियारी से करते हो ना, तो ये माल तुम्हारा पकड़ा कैसे गया? राका कहता है, हर जगह से मुझे मात खाने को मिल रही है। अदित्य प्रताप सिंह जेल के अंदर है तब भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा और मैं यहाँ जेल के बाहर बैठा हूँ फिर भी पुलिस वाले मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। ऋषभ के कहा, इसी तरीके से चलता रहा तो अदित्य प्रताप सिंह बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा और मैं काशवी को कभी अपना नहीं बना पाऊंगा। राका ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब अदित्य प्रताप सिंह को मैं कभी जेल से बाहर आने नहीं दूंगा, लेकिन पहले ये तो पता लगा लूं कि मेरा माल गया तो गया कहाँ। तेजस ऑफिसर सुब्रमण्यम के साथ बैठा हुआ था। उसने ऑफिसर सुब्रमण्यम से पूछा, तुम्हें पता चला वो लड़की कौन थी जो उस दिन अदित्य प्रताप सिंह के घर में आई थी? तो ऑफिसर सुब्रमण्यम ने कहा, सर उसके बारे में पता लगाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं था। वो अदित्य प्रताप सिंह की बहन है। इंटरनेट में सर्च करने से ही पता चला है। एक अवार्ड शो में वो उसके बगल में खड़ी है। तेजस ने कहा, ओह तो वो उसकी बहन है, तभी इतने एटीट्यूड में थी। भाई और बहन दोनों एक जैसे ही हैं। बस एक ही डिफरेंस है, भाई जबान नहीं खोलता और बहन हद से ज्यादा जबान चलाती है। एक जरा सा जवाब नहीं दे सकती थी कि वो उसकी बहन है। ऑफिसर सुब्रमण्यम ने कहा, सर जब से आप उससे मिले हैं आपको नहीं लग रहा आपको अदित्य प्रताप सिंह के खेत से ज्यादा उसकी बहन में इंटरेस्ट है? तेजस उसे घूर कर देखता है तो ऑफिसर सुब्रमण्यम ने डरते हुए कहा, अरे सर मेरा कहने का मतलब है कि जब से आप उससे मिले हैं हमेशा सबसे पहले उसके बारे में ही पूछते हैं, बस इसीलिए और कोई बात नहीं है मेरे मन में। सर मैं चलता हूँ, दूसरे के सर पर भी मुझे डिस्कस करना है अपनी टीम मेंबर से। इतना कहते सुब्रमण्यम तेज कदमों से वहां से चले गए। तेजस भी उनकी कही बातों को सोच रहा था। अदित्य के कहे मुताबिक रॉकेट सबको वापस चलने को कहता है। आशी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, सच में हम वापस जा सकते हैं। वैसे भी मैं इस घर में रहकर बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। रॉकेट ने कहा, मैम अब आप गायत्री मेंशन जा सकती है। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, अगले 10 मिनट हम निकल रहे हैं। रियान ने रॉकेट से पूछा, क्या तुम्हारी भाई से बात हुई थी? तो रॉकेट ने कहा, हाँ मेरी उनसे बात हुई थी। रेहान पुष्पेंद्र जी से कहता है, काका मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, भाई इतने दिन तक जेल में है
क्यों, जबकि वो चाहे तो सिर्फ कुछ मिनटों में ही जेल से बाहर आ सकते हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा, आदित्य जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसके पीछे भी जरूरत उसका कोई मकसद ही होगा। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो और सामान पैक करो अपना। आदित्य रुद्र वाधवा से कहता है, डीसीपी अब मेरा बाहर आने का वक्त आ गया है। रुद्र वाधवा ने कहा, तुम्हारा वकील प्रोसेस पूरा कर रहा है, कुछ ही वक्त में तुम यहां से निकल जाओगे। हम आदित्य ने हामी भारी। कुछ देर में वकील सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है और आदित्य को रिहा किया जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मीडिया की काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि ये केस सीबीआई के अंडर था। इस वजह से वहां ऑफिसर्स तेजस और उसकी टीम भी मौजूद थी। काशवी इस वक्त अपने कमरे में होती है कि तभी उसे डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। उसने जाकर दरवाजा खोला। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने आशी, पुष्पेंद्र जी, रॉकेट और रिहान खड़े थे। अचानक सबको देखकर काशवी हैरान थी। आप सब यहाँ पर अचानक? आशी ने कहा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, चलो अब हमें अंदर आने दो। वो सब अंदर आते हैं। रिहान आते ही अपने कमरे में चला जाता है। रॉकेट, आशी और पुष्पेंद्र जी इस वक्त काशवी के साथ हॉल में बैठे थे। रॉकेट के पास फोन आता है। उसने फोन रिसीव किया। रॉकेट ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। काशवी और आशी उसकी बातें सुन रही थी। उसने जब फोन रखा तो आशी ने रॉकेट से पूछा, रॉकेट भैया किस बात के लिए आप इतने खुश हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं सर वापस आ रहे हैं आज। काशवी ने कहा, क्या सच में वो वापस आ रहे हैं? यश मैम, रॉकेट ने कहा। आशी ने कहा, तो फिर तो मैं भैया को पुलिस स्टेशन लेने जाऊंगी। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने भैया को देखा नहीं है। पुष्पेंद्र ने कहा, लेकिन आशी तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, वो घर ही तो आएगा। आशी ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैं भैया को खुद लेने जाऊंगी। पुष्पेंद्र ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतनी उतावली हो तो तुम जा सकती हो। मीडिया वाले तेजस से सवाल कर रहे थे। ऑफिसर तेजस, आदित्य प्रताप सिंह को अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसका मतलब हम यही समझे कि वो बेगुनाह है और उन्हें सिर्फ फंसाया गया है अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, या फिर सीबीआई अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही है। उनका सवाल सुनकर तेजस ने कहा, देखिए हम अपनी इंक्वायरी अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए अब हम ज्यादा दिन उन्हें यहां पर नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस की तफ्तीश चलती रहेगी। तेजस रिपोर्टर से बात कर रहा होता कि तभी एक ब्लैक मर्सिडीज पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। उसमें से सबसे पहले रॉकेट उतरता है। वो गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलता है। तभी आशी गाड़ी से उतरती है। तेजस आशी को आते हुए देख रहा होता है। आशी जैसे ही उसके पास आई हो, एक सेकंड रुकी और उसके बगल से निकलकर वो पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। आशी अंदर जाती है। सबसे पहले उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो इस वक्त फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए रुका था। आशी ने उसे आवाज लगाई, भाई। आदित्य ने पीछे पलटकर देखता है तो कहता है, आशी तुम यहाँ पर? आशी जाकर आदित्य को गले से लगा देती है और कहती, भाई आई मिस यू अलॉट। आदित्य उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, लेकिन तू यहाँ क्यों आई? कैसी बातें कर रहे भाई, इतने दिन बाद मैं आपसे मिल रही थी, मुझसे सब ही नहीं हुआ इसीलिए मैं आ गई। आदित्य ने कहा, तू भी ना बिल्कुल पागल है। अब चल। आदित्य ने अपने वकील से कहा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, मैं जा रहा हूँ। आदित्य बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी तेजस अंदर आ रहा था। आदित्य तेजस इस वक्त आमने सामने खड़े थे। आदित्य ने तेजस से कहा, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं लगा। वैसे जो सबूत में मिले थे उनके बेसिस पर तुम तफ्तीश करोगे तो ऐसे ही होगा ना। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने इस केस में अपना, और अब मैं जा भी रहा हूं तो तुम्हारा बर्डन भी कम होगा। तेजस ने कहा, मेरी जिंदगी का ये पहला केस था जब मेरे हाथों में कुछ नहीं लगा, लेकिन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मेरे हाथों में जरूर लगेगा और मैं आपको दोबारा से सलाखों के पीछे भेजूंगा। आशी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? आदित्य ने कहा, फिर तो तुम सपने देखो, जैसे अभी तक तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं लगा आगे भी कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही होशियारी से करता हूं। तेजस ने कहा, अगर आप अपना सारा काम इतनी होशियारी ही से करते हैं तो फिर जेल में क्यों है? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, बताया था ना तुम्हें कि जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी मेरी, बस इसमें थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए। मैं जेल में था तो मेरी मर्जी से, और जेल से बाहर निकल रहा हूं तो वो भी मेरी मर्जी से। वैसे गुड जॉब ऑफिसर मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में और हों तो डिपार्टमेंट से तो करप्शन ही गायब हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। आदित्य आशी के साथ बाहर आ रहा था। तेजस ने एक बार आदित्य को देखा और दूसरे ही पल आशी को। आशी ने भी एक बार तेजस की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। राका और ऋषभ न्यूज देख रहे थे, जहां आदित्य की रिहाई की खबर थी।
राका ये न्यूज़ देखकर बिल्कुल बौखला सा गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत मेहनत की थी। आदित्य प्रताप सिंह को जेल भेजने के लिए इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बाहर वापस कैसे आ सकता है? ऋषभ ने कहा, तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि तुम ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, आदित्य प्रताप सिंह को बर्बाद कर दोगे। क्या हुआ? तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए उसका। तुम्हारी वजह से मैं काशवी को भी अभी तक अपने करीब नहीं ला पाया, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। अब मैं और शांत नहीं बैठ सकता हूँ। घर के सारे सर्वेंट भी वापस आ गए थे और सब अपने अपने काम में लग गए थे। काशवी सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो सबका मनपसंद खाना बना रही थी। आदित्य घर वापस आता है। पुष्पेंद्र, वेलकम बैक माय आयरन मैन। वो जाकर आदित्य को गले से लगाते हैं। रेहान को जैसे पता चलता है कि आदित्य वापस आ गया, वो भी दौड़कर नीचे आता है। वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि वहीं उसने आदित्य को आवाज लगाई, भाई। आदित्य उसको देखकर अपने हाथ फैला लेता है। रेहान जाकर उसके गले से लगता है। रेहान उससे अलग हुआ और उसने पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? आप जेल क्यों गए? और गए भी तो इतने दिन, आपको वहां रहने की क्या जरूरत थी? आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत सोचते हो रेहान, मैं आ गया हूं ना। आशी ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, और आ गए हैं ना, तो हम जाने भी नहीं देंगे हम आपको कहीं पर भी। आदित्य ने आशी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आदित्य की नजर बार बार इधर उधर जा रही थी। आशी ने आदित्य से कहा, वो किचन में है। आदित्य धीमी आवाज में कहता है, वो तो उसका फेवरेट प्लेस है, इतना कि उसे मेरी भी नहीं पड़ी। पुष्पेंद्र ने कहा, आदित्य जाओ और फ्रेश हो लो। जाकर के आदित्य उनकी बात मानकर अपने कमरे में जाता है। वो फ्रेश होकर अपने रूम में वापस आता है। अभी भी काशवी रूम में नहीं आई थी। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तो कह रही थी जल्दी वापस आना, अब मैं जब वापस आ गया हूं तो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। जब मैं आया था तभी मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इसका? आदित्य ने आवाज लगाई, राजू, राजू जल्दी मेरे कमरे में आओ। राजू कुछ ही देर में उसकी आवाज सुनकर कमरे में आता है। आदित्य राजू से कहता है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ। जी सर। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में राजू ब्लैक कॉफी लेकर आता है। आदित्य मन में कहता है, मुझे तो लगा कि काशवी कॉफी लेकर आएगी, लेकिन वो फिर से नहीं आए। आदित्य ने कहा, राजू मेरे कपड़े निकालो। राजू उसके लिए कपड़े निकालता है तो आदित्य ने कहा, ये क्या है? शर्ट पेंट से सूट नहीं कर रही है। राजू ने दूसरे कपड़े निकाले। आदित्य ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने देखा है ये कितना खराब लग रहा है, कपड़े सही से प्रेस भी नहीं है। तो राजू कपड़ों को ध्यान से देखता है और मन में कहता है, मुझे तो कपड़े बिल्कुल सही तरीके से प्रेस किए हुए लग रहे हैं, कहीं सर की आंखें तो खराब नहीं हो गई हैं। ये सर की आंखों को हुआ क्या है? आशी आदित्य के कमरे में आती है। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आपने पूरा कर सकते क्यों उठा कर रखा है? आदित्य ने कहा, कोई भी चीज मेरी अपनी जगह पर नहीं है, मेरे कपड़े तक इसलिए ढंग से प्रेस नहीं की है, देखो कैसे कपड़े निकाल कर दे रहा है। उसने कहा, ठीक है मैं निकाल कर दे देती हूँ। आशिक ब्लैक कलर की शर्ट वो उसके साथ ग्रे कलर का ट्राउजर निकाल के लाती है। आशी ने कहा, ये लीजिए भैया पर बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य मने शर्ट लेते हुए कहा, मैं ये ग्रीन कलर की शर्ट पहनूंगा क्या? उसके इतना कहते ही राजू और आशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आशी ने कहा, भाई ये ग्रीन कलर की नहीं ब्लैक कलर की शर्ट है। आदित्य उसकी बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ी हुई शर्ट देखता है। वो झेप गया। राजू अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। आशी भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। आदित्य ने राजू की तरफ देखा जो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने कहा कि मूर्खों की तरह खड़े क्यों हो, अपनी मैम को बुलाकर लाओ और उनको को कहो कि कपड़े निकाल दें। आशी ने कहा, ओह तो ये सारा ड्रामा काशवी को अपने पास बुलाने के लिए है। आशी ने आदित्य के गाल खींचते हुए कहा, ओह भैया आप कितने स्वीट हो गए हो, और हंसते हुए वहां से चली जाती है। राजू वहां से चला जाता और काशवी को किचन में जाकर बोलता है, मैम आपको सर बुला रहे हैं। काशवी ने कहा, लेकिन राजू मेरे पास बहुत काम है, तुम देख लो उन्हें क्या चाहिए। राजू मन में कहता है, एक बार तो उनके होंठों से बच गया, इस बार नहीं बच पाऊंगा। वैसे भी वो आज वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। राजू ने कहा, नहीं मैम आप जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? काशवी ने आश्चर्य से कहा, मतलब मैम प्लीज आप ही जाइए, मैं यहाँ का काम देख लूंगा। काशवी ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। वो किचन से निकल जाती है और रूम में आती है तो उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आता है। उसने देखा कि बेड पर कपड़े फैले हुए हैं। काशवी बेड की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी पेट पर मजबूत पकड़ महसूस होती है। वो समझ गई कि ये आदित्य है। उसने कहा, आदित्य जी। आदित्य ने उसे अपनी तरफ किया। कहाँ थी तुम?
इतनी देर हो गए मुझे आए हुए। 1 घंटे में तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। किचन में बहुत सारा काम था और सब घर वापस आए हैं तो मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना रही थी। अदित्य ने कहा कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 1.5 महीने ही हुए हैं। तुम हो कि मुझ पे ध्यान नहीं देती। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पति पर कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? काशवी ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपका ध्यान नहीं देती, आपका ख्याल नहीं रखती? तो अदित्य ने कहा बिल्कुल भी नहीं, तभी तो इन 1 घंटे में तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। अब आ गई हो तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। अदित्य ने काशवी को अपनी गोद में उठाया और उसको बेड पर लिटा दिया। अदित्य उसके ऊपर आ गया। आशी काशवी को आवाज लगा रही थी। काशवी उसको कुछ बोलती उससे पहले ही अदित्य ने अपने होंठ काशवी के होठों में रख दिए और उसे किस करने लगा। काशवी की आंखें एकदम फैली हुई थी। अदित्य उससे अलग होता है तो काशवी ने कहा अदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं, सब हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अदित्य ने कहा करने दो, उन्हें भी पता है हम दोनों कितने दिन बाद मिल रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारी सजा है मुझसे ना मिलने की, और आदित्य प्रताप सिंह किसी को माफ नहीं करता। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। आदित्य एक बार फिर से काशवी को किस करने लगा। आदित्य की किस जैसे जैसे पैशनेट होती जा रही थी। काशवी के नाखून उसकी पीठ पर गड़ते जा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे में गुम हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।